स्वामी जी ओशो ने जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि एक कीर्तन मंडली उस दौरान बनाई थी और आप उसका हिस्सा रहे, आपने पूरे देश भर में आपने भ्रमण भी किया। तो आप हम ये जानना चाहते हैं कि कीर्तन मंडली का उद्देश्य क्या था? उसकी रूपरेखा क्या थी? और किन तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? तो इस सब से संबंधित आप हमें ज़रूर कुछ बताएँ। कीर्तन मंडली में जाना और युवा होना, सारे के सारे जो लोग थे वो 20 और 30 की उम्र वाले लोग थे। 20 और 30 के बीच की उम्र वाले लोग थे। और इतना ही नहीं, लड़के लड़कियां भी थे साथ थे। तो कंट्रोवर्सी तो कीर्तन मंडली के साथ ही जुड़ गई कि किस तरह के सन्यासी हैं, ऐसी उम्र में कैसे सन्यासी हो गए। तो जब आप रोड पे जाके, सड़क पर गलियों में जाके कीर्तन करेंगे तो एक उत्सुकता जागृत होगी, भीतर में प्रश्न खड़े होंगे कि ये कैसे लोग हैं, इन्होंने घर क्यों छोड़ दिया, ये क्या कर रहे हैं। और लड़के लड़कियां एक साथ हैं। तो ये कंट्रोवर्सी तो कीर्तन मंडली के होने में ही थी। और फिर ओशो ने जो उसके पहले प्रवचन दिए थे, समाजवाद से सावधान, और दूसरा संभोग से समाधि की ओर, तीसरा पहलू था गांधी जी की आलोचना, गांधी की नीतियों की, नीतिवाद की आलोचना, और उसके साथ जुड़े सब तरह के पाखंडों की आलोचना, सारे साधु संतों के समाज की आलोचना, राजनेताओं की आलोचना, और ऐसे बुद्धिजीवी जो बस सिर्फ बौद्धिकता में उलझे रहते हैं पर उनकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होती, उनकी आलोचना। तो आलोचनाओं का तो ढेर था ओशो के साहित्य में, और सब लोग तिल मिलाते भी थे उनके नाम से। किसी के पास जवाब नहीं था ओशो की बातों का, लेकिन क्रोध जरूर था, गुस्सा जरूर था, क्योंकि वो ओशो दुखती रग पर चोट कर रहे थे और भारत की गरीबी को, हमारे जीवन शैली को, ये हमारी निर्धनता को, जो हम देश में दरिद्र नारायण होने का प्रचार करते हैं। तो चारों तरफ हम विवादों से तो घिरे ही थे, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा होना विवादास्पद था, हमारे कार्य की शैली, जीवन शैली सब विवादास्पद था। और ओशो के प्रवचन तो ऑलरेडी, क्योंकि उनके ऊपर सब पंडित पुरोहितों ने, जैसे लोगों ने सेक्स गुरु का लेबल लगा दिया था, तो सारे विवाद तो खड़े हुए थे। लेकिन ओशो के सामने कोई टिकता नहीं था, कोई भी उनके सामने कोई नहीं आता था। हाँ, जहां जहां ओशो जाते थे उनसे प्रेस वाले प्रश्न पूछते थे। और 69 में गांधी शताब्दी वर्ष था, 100 साल पूरे हुए थे गांधी जी के जन्मदिन पर। तो ओशो ने तो गांधी जी पर भी प्रवचन दिए थे। उसका नाम था अस्वीकृति में उठा हाथ। और समाजवाद पर तो राजनीति पूरी हिली गई थी उनके प्रवचनों से। तो ये सब विवाद थे, और इन प्रश्नों के जवाब, क्योंकि हम रोड पे थे, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे थे, तो हमें जवाब देने पड़ते थे। सब किस्म के लोग मिलते थे, जो कि स्कॉलर होते हैं, विद्वान होते हैं, और दूसरे प्रोफेसर्स और इंजीनियर और डॉक्टर और सब तरह के उनको, ओशो की बहुत लोगों को इंटेलेक्ट वाली बातें तो समझ में आती थी, लेकिन ये नाचना गाना भी जो साथ में जुड़ा था, ये समझ में नहीं आता था। फिर ये क्यों, फिर वो अपने आप को भगवान क्यों कहते हैं, या लोग उनको भगवान क्यों कहते हैं। तो इतने सारे विवादों के बीच में हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता था। और हम 24 घंटे किसी भी समय जहां हम रोड पे हैं, कहीं रुके हैं, तो कोई भी कभी भी कहीं चला आता था। पर कीर्तन मंडली में हम ये करते थे कि पहले हम नगर में जाके सुबह के समय या शाम के समय कीर्तन करके आएंगे,
सड़कों पर, और उसमें बताएंगे कि हम किस जगह पर हमारे प्रवचन हो रहे हैं और किस जगह पर हम ध्यान की, सक्रिय ध्यान की डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। उसके साथ साथ हम डिवाइन हीलिंग भी करते थे, वो बात भी करते थे हम। तो इस तरह से सब तरह के लोग आकर्षित होते थे। तो डायनेमिक तो वो लोग नहीं करते थे, हम सिर्फ करके बताते थे उनको, जो आते थे उनको हम बताते थे। प्रवचन सुनेंगे, फिर हम उनको डायनामिक का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे, हम खुद ही 8-10 लोग, किसी को शामिल होना है तो हो सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था थी। तो ये 3 दिन में एक तरह से इंट्रोडक्शन होती थी ओशो के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में, उनके प्रवचन क्या हैं। हमारे पास ऑडियो टेप होती थी, वो हम चलाते भी थे, वीडियो उस समय नहीं थे हमारे पास। तो जो 3 दिन में हम भी एक लहर पैदा करके शहर में अगले शहर चले जाते थे। और अगर कोई बड़ा शहर होता था, जैसे महानगर है, तो वहां हम 5 दिन रुक लेते थे। तो उसके अलग अलग मुख्य बाजारों में हम प्रवचन देते या जाके कीर्तन करके आते थे। पर हमें टोका हर जगह जाता था, बहुत जगह हमें ठहरने की व्यवस्था दी भी नहीं जाती थी। किसी धर्मशाला में हम जाएं तो हमें, अब एक बार हम जहाँ ये अमूल बटर बनता है, क्या नाम है इसका शहर का, आनंद गुजराती में बोलते हैं, तो उस शहर में गए थे हम। तो हम एक धर्मशाला पहुंचे और हमने कहा कि हमारी कीर्तन मंडली यहाँ आई है, हमें आपकी धर्मशाला में रुकना है, हमें ठहरने की जगह दें। तो संडे का दिन था, तो वहां तो यज्ञशाला थी, तो पहले यज्ञ हो रहा था आर्य समाजियों का। तो हम जाके वहां बैठ गए कि जब ये यज्ञ पूरा होगा 1-2 घंटे में, तो हम बात करेंगे कि हमें जगह चाहिए। तो उन्होंने हमें सन्यासी वेश में देखा, तो कहा कि, उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि आप क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो आप यहाँ कीर्तन करिए कुछ हमारे सामने। तो हमने कहा हाँ कर देंगे, कीर्तन यहाँ भी कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि, उनमें से एक बहुत बूढ़े उम्र वाला, तो पहले इनसे पूछ तो लो ये हैं कहाँ के, कौन है ये, इनको कीर्तन करने के लिए कह रहे हो, पहले इनसे पूछ लो ये किस धर्म के हैं, कहाँ के हैं। तो हमने कहा हम भगवान श्री रजनीश के शिष्य हैं। आचार्य रजनीश के शिष्य इस पवित्र भूमि पर नहीं बैठ सकते, उठो यहाँ से, उस बूढ़े ने कहा। तो जल्दी उठो यहाँ से, तो क्योंकि उसने पढ़ रखा था कि वो ओशो ने कहीं वेदों के खिलाफ बोला है, कहीं कुछ और शास्त्रों के खिलाफ बोला है। तो हमने कहा हम उठेंगे तो नहीं, आप अपने यज्ञ जारी रखो, हम बैठे हैं यज्ञ को देखते रहेंगे, हम तो महर्षि दयानंद की जगह पर बैठे हैं, आपकी जगह पर नहीं बैठे। ऐसे कुछ बात हुई। तो उनका वो पूरा हुआ। फिर हमने कहा कि आपकी धर्मशाला खाली पड़ी है, हम देख रहे हैं, हमें ठहरने की जगह दो। कहते नहीं, इस पवित्र भूमि पर आप नहीं ठहर सकते। तो वहां एक बड़ा पेड़ था उस आंगन में, तो हमने उस पेड़ के आसपास अपना डेरा लगा लिया, हम गए नहीं वहां से धर्मशाला से। हमारे में जो स्त्रियां थी उनको कहा कि आस पड़ोस में जाके उनका बाथरूम यूज कर लो, स्त्रियों को तो कोई भी वेलकम करेगा, तो बाकी हम अपना देख लेंगे। ऐसे हम ब्रेड बटर कहीं से ले आए और अपना स्लाइस पर बटर लगा के नाश्ता वास्ता किया। फिर हम कीर्तन करने गए। उसके बाद नगर में किसी 1-2 व्यक्ति को छोड़ गए जो सामान के पास बैठा रहेगा। तो कीर्तन करके आए और कीर्तन किया शहर में। तो कुछ लोगों ने हमें निमंत्रण देना शुरू कर दिया कि आप हमारे घर आओ, हमारे ये करो वो करो। तो इसी बीच में सहजी व्यवस्था हो गई कहीं ना कहीं रुकने की। आर्य समाज मंदिर में नहीं हुआ, लेकिन औरों ने कहीं ना कहीं व्यवस्था कर दी। तो ऐसे कई शहरों में सिलसिला चलता था कि आपको जगह ही नहीं मिलेगी रहने के लिए। तो ये कठिनाई होती थी। एक और शहर में गए हम गुजरात के, जहां मेरे लिए कठिनाई होना बड़ी एक ब्लेसिंग बन गई। छोटा सा गांव था, उस समय पूरी मंडली नहीं गई थी,
आधी मंडली हैदराबाद चली गई थी, आधी मंडली मेरे साथ थी। तो 6 लोग मेरे साथ थे और 5-6 लोग उस हैदराबाद की ट्रिप में गए। तो गुजरात की यात्रा चलती रही। तो हम फिर किसी ऐसे गांव में पहुंचे जहां जैन धर्मशाला थी। तो जैन धर्मशाला में हमने निवेदन किया कि हमें ठहरने की जगह चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको हम यहाँ नहीं। हमारा परिचय पूछने के बाद उन्होंने जगह नहीं दी, क्योंकि ओशो का नाम उस समय काफ़ी कंट्रोवर्शियल था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आचार्य रजनीश के शिष्य यहाँ नहीं रुक सकते। तो मैंने कहा कि फिर आप बताइए, आपके नगर में आए हैं, कहाँ रुक सकते हैं, आपको थोड़ी जानकारी होगी आसपास की। तो उन्होंने कहा हाँ, एक देवी मंदिर है, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ शायद आपको ठहरा लें। तो ठीक है, हम वहाँ चले गए। देवी मंदिर हम पहुँचे तो मंदिर तो था बहुत छोटा सा, बाहर बोरियां टाट बिछे हैं, एक फेंस बनी हुई है और एक छोटा सा किचन है और कुछ नहीं था वहाँ। ओपन में जैसे कहीं भी कुछ लोग डेरा बना लेते हैं अपना, ऐसा कुछ था। तो हमने उनको जाके कहा कि किसी ने हमें आपका परिचय दिया है कि आपके यहाँ ठहरने का इंतज़ाम हो सकता है। तो उनको आप आइए, आपका स्वागत है, ये जगह इतनी सारी पड़ी है, आप कहीं भी सो सकते हैं, बोरियां बिछी हैं, ये सब हैं। तो हमने कहा ठीक है। और उनका ये रहा किचन, आपको डिनर बनाना हो तो अपना कुछ मार्केट से सब्जियां खरीद लाइए, आप बना लीजिए यहाँ पर। तो सब व्यवस्था उन्होंने, एक लालटेन था, कोई लाइट वाइट थी नहीं। तो जो हमारे मंडली में लड़कियां थी, उन्होंने किचन को जाके संभाल लिया और हम कुछ मार्केट से कुछ सामान ले आए और उन्होंने खाना पकाया। पर इसी बीच में मैं उन दिनों क्या करता था कि जब खाली क्षण मुझे मिलते थे कि बाकी सारे काम व्यवस्था हो गई, तो मैं ध्यान में चला जाता था। तो थोड़े फासले पर जहाँ फेंस थी, अभी सूर्यास्त हो गया है और खाना बन रहा है, एक लालटेन वहाँ है, बाकी सब अंधेरा है आसपास। तो मैं उस अंधेरे में कहीं खड़ा होकर अपनी सांस को देखने लगा और अभी एक क्षण ही हुआ होगा देखते देखते, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने अचानक देखा कि मेरी ऊर्जा जगी और मेरे हाथ ऊपर चले गए ऐसे। तो और टंगे रह गए हाथ ऊपर और मैं खड़ा हूं स्थिर ऐसे। और कितनी देर हो गई, हाथ ना नीचे उतर रहे हैं अपने आप, और मैं वहाँ किसी जैसे कि शरीर से बाहर हो गया हूँ। तो जब खाना बना होगा तब लोगों ने मुझे पुकारा कि कहाँ है। तो आवाज़ें दी, मुझे सुनाई तो पड़ रहा था लेकिन मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था, सब कुछ बंद था, जैसे जड़ हो गया हूँ। इतनी स्थिरता हो गई थी और बिल्कुल कुछ काम नहीं कर रहा था कि जैसे मैं उनको रिस्पॉन्ड करूं। तो वो चिंता कर रहे हैं कि कीर्ति कहाँ है, कीर्ति कहाँ है। तो और मेरी ओर से कहीं से उत्तर नहीं आ रहा है। तो टटोलते हुए अंधेरे में कुछ उन्होंने टटोलना के शायद ध्यान ही कर रहा हो, क्या पता। तो एक टटोलते हुए एक माँ का हाथ लगा मेरे शरीर के साथ। तो उसकी चीख निकल गई कि आओ कीर्ति को देखो क्या हो गया है, ऐसे खड़ा है ये वो। तो सारे इकट्ठे हो गए एक जगह पर। तो मेरी छाती पर हाथ रख लिया, सांस लो, वापस आओ वापस आओ। तो ये शुरू हुआ कार्यक्रम। तो धीरे 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 उनके स्पर्श से, उनकी छाती पे हाथ रखने से, यहाँ हाथ रखने से वो वापस ले आए मुझे उस जहाँ मैं चला गया था, और पता नहीं कहाँ चला गया था। तो पकड़ के, मेरे बाहें पकड़ के वहाँ ले गए, बोरी पर बिठा दिया और जहाँ थाली लगनी थी हम सबके लिए, वहाँ मैं बैठ गया। और मेरे अश्रु निकले जा रहे हैं क्योंकि मैं इतना आनंद में था उन क्षणों में कि
क्यों बुला लिया आप लोगों ने मुझे वापस? ऐसा प्रश्न था कि मैं जहाँ था मुझे वहाँ रहने देना था। खाना तो हर रोज खाते ही हैं, आज जो ये हो रहा था, पर उनका भी दोष नहीं था, उनको कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो खाना खाया, फिर वहीं लेट भी गए हम रात को, और सवेरे उठे, सूर्योदय के साथ उठ गए। तो मैंने वहाँ के जो मुखिया थे वहाँ पर बैठे हुए, मैंने उनसे पूछा कि मुझे रात को कुछ ऐसा हुआ था खाना खाने से पहले, कोई आप कारण बता सकते हैं कि मैं अचानक उस फेंस की तरफ चला गया और ये एक क्षण में हो गया, मैंने कोई लंबा रुकने का अभ्यास नहीं किया था। कहते हैं कि आपको पता नहीं है, जहां आप गए थे उसके नीचे हमारे गुरु की गुफा है, वहां वो 30 साल तक मौन रहे हैं, उनकी ऊर्जा है, तो आपको उस ऊर्जा ने वहां खींच लिया, आप वहां चले गए और उससे आपको, आप अलग ही किसी लोक में उठ गए ऊपर। तो वही मैं कह रहा हूं कि जो अगर हम जैन धर्मशाला में रुकने का हो जाता तो ये घटना नहीं घटती। तो जो कठिनाइयां होती हैं वो एक प्रकार से ब्लेसिंग बन जाती हैं। तो ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा कि ये जो ओशो ने हमें कीर्तन मंडली में भेजा, वो हमारे लिए कठिनाइयां जरूर थी, लेकिन उससे हमारा व्यक्तित्व विकसित हो रहा था। और साथ ही हम ऐसी जगहों पर जा रहे थे जो हमने पहले कभी देखी ही नहीं है, कि ये हमारे देश में कहाँ कहाँ ध्यान हो रहा है, कितनी चार्ज्ड जगह है कहाँ कहाँ, और अनजान रास्तों से हम वहां पहुंच जाते हैं। हम दूसरों को बदलने नहीं निकले थे, हम अपने को बदलने के लिए निकले थे। ये कीर्तन मंडली हमारी ग्रोथ थी। बहाना था कि इनडायरेक्टली प्रचार हो रहा है, ओशो की किताबें बिक रही हैं, ओशो के प्रवचन सुनाए जा रहे हैं, उसके माध्यम से कभी न कभी कहीं बीज पड़ेंगे तो फूल खिलेंगे, आ जाएंगे, आते ही रहे। कीर्तन मंडली के माध्यम से शायद बहुत सारे लोग पुणे पहुँचे बाद में, जब आश्रम खुल गया तो, क्योंकि उन्होंने किताबें, हमने हर शहर में किताबें बेचते थे, हम हर स्कूल कॉलेज में जाते थे, कहीं रोटरी क्लब और लायंस क्लब में भी जाने का मिलता तो चले जाते थे, यहाँ तक कि कहीं मंदिरों में बुलाया जाता था तो वहाँ भी चले जाते थे हम। तो वो एक जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस है जीवन का, इस देश का, उसको हमने घूम घूम कर अनुभव किया। तो ये हमारे लिए मौका था। तो ऐसे कई शहरों में पहुंचे जो अलग अलग अनुभव हुए हमारे, और हम उनसे समृद्ध ही हुए। कीर्तन मंडली का जो कार्यकाल था वो था 71 सितंबर से लेके, जब तक इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी नहीं लगाई थी, तब तक। जैसे इमरजेंसी लगी कीर्तन मंडली को रुक जाना पड़ा, क्योंकि फिर गैदरिंग नहीं कर सकते थे इमरजेंसी के दौरान। तो 75 में कीर्तन मंडली को पुणे आश्रम में वापस आ जाना पड़ा। पर कीर्तन मंडली में मैं साल 1.5 साल से ज़्यादा नहीं रहा, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे भाव जगा कि मैं ओशो की एक पत्रिका का संपादन करूंगा। तो मैंने ओशो को लिखा कि मुझे एक नाम दें, मैं आपकी पत्रिका निकालता हूँ। तो उन्होंने मुझे 5 नाम भेजे और 5 में से एक नाम चुन लेने को कहा जो पसंद आए मुझे। तो नाम शुरू होते थे आनंद, भावना, चेतना, से साधना, ऐसे 4-5 नाम थे उनके लेटर पर लिखे हुए। तो मुझे आनंद पसंद आया, पहले ही नाम था, तो मैंने वो नाम रख लिया और मैंने पत्रिका शुरू की। फिर 2-4 अंक निकालने के बाद मुझे लगा, कहीं से खबर आई कि पुणे में आज का आनंद निकलता है, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी नाम की। तो उनकी रजिस्ट्रार ने मुझे मना कर दिया उस नाम को यूज करने के लिए। तो मैंने क्या किया, आनंद को आनंदिनी कर दिया, पत्रिका जो आनंद देती हो, ये नाम रख दिया।
ओशो से बिना पूछे किया। तो उनको भी हैरानी हुई कि मैंने ये नाम क्यों रखा। मैंने कहा मुझे बस ये ऐसा लगा कि ये पत्रिका लोगों को आनंद देगी तो आनंदनी कर देते हैं इसको। तो उसके पहले ये शब्द ऐसे कभी यूज नहीं हुआ था, आनंदिनी नया था, और वो मैंने लुधियाना से निकाली थी। लुधियाना के इंडस्ट्रियल एरिया में एक प्रिंटिंग प्रेस थी, आत्म जैन प्रिंटिंग प्रेस, वहाँ से शुरू की थी आनंदिनी। और वहाँ सुप्रीम वुलन मिल एक थी जिसमें मेरा ऑफिस होता था। श्री प्रेमनाथ गुप्ता उसके मालिक थे, उन्होंने भी संन्यास ले रखा था। तो मुझे गेट के पास ही एक मिल में प्रवेश करते ही जैसे एक ऑफिस आता है, तो वहाँ मुझे एक जगह मिल गई और मैं वहाँ बैठ गया पत्रिका का संपादन करने के लिए। और वॉकिंग डिस्टेंस में ही आत्म जैन प्रिंटिंग प्रेस थी। तो ये काम लुधियाना में शुरू किया मैंने। फिर मैंने देखा कि लुधियाना में पत्रिका का सपोर्ट तो काफ़ी है, पैसा भी मिल जाता है छापने के लिए, लेकिन पढ़ने वाले लोग बहुत कम है हिंदी। तो हिंदी, क्योंकि हिंदी का इलाका नहीं है वो, तो बहुत सारे पिछले अंक बचते जा रहे थे। तो उन अंकों को लेकर मैं पटना पहुंच गया, चलो हिंदी इलाके में जाते हैं, वहाँ पढ़ेंगे तो देखेंगे फिर क्या होता है। तो वो तो सारे ही जाते ही बिक गए, 2-3 दिन में बिक गए पटना में। तो पैसे सबसे मिले वो जरूरी नहीं है, लेकिन बिकी जरूर। सारे जो बुक स्टॉल वाले थे पैसे तो देने में बहुत कंजूस थे, 2 महीने 4 महीने किसी ने नहीं भी दिए। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं वहाँ रहने लग गया। तब तक ना पूना में आश्रम खुल गया था। तो मैंने पटना में जाके आनंदिनी नाम भी छोड़ दिया और मैंने रजनीश संदेश नाम रख दिया, क्योंकि वहाँ आनंद मार्ग का बड़ा बुरा प्रचार चल रहा था। तो लोग आनंदिनी कहीं ऐसा ना समझ लें कि आनंद मार्ग की पत्रिका है, तो मिक्सअप हो जाएगा मामला। तो मुझे सूझा कि अब मैं रजनीश संदेश रखता हूँ। 2-3 अंक निकाले वहाँ। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं अपने गुरु से पूछ तो लूँ कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, आपका नाम मैंने ये रख लिया है। तो मैं पूना गया, और पूना गया तो ओशो ने मुझे कहा कि तुम पटना छोड़ दो, अब यहीं रहो और यहाँ से रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर की शुरुआत करो। तो मैंने कहा एक बार मुझे जाना पड़ेगा वापस, ताकि मैं अपने पाठकों को बता के आऊँ कि ये जिसके वो सदस्य बने हैं वो पत्रिका बंद हो रही है और अब उनको रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर मिलेगा। तो मैंने आके पटना में एक और अंक निकाला उसका। उस अंक के माध्यम से लोगों को खबर दी कि ये लास्ट इश्यू है रजनीश संदेश का, और अब मैं पूना जा रहा हूँ और वहाँ पत्रिका छपेगी रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर, और वो आपको हर 15 दिन में मिला करेगा। तो ये खबर दी मैंने, और फिर मैं नवंबर 74 में पूना आ गया और 11 दिसंबर को पहला अंक निकला रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर का, तो जिसके नाम निरंतर 7 साल तक तो रजनीश फाउंडेशन न्यूज़लेटर ही था। उसके बाद फिर रजनीश टाइम्स हुआ, फिर ओशो टाइम्स हुआ। तो ये पत्रिका पाक्षिक थी तो मासिक बन गई, ऐसे सब कुछ होता रहा। साथ में हम एक संन्यास पत्रिका निकालते थे या एक रजनीश दर्शन निकालते थे आश्रम से। तो इन सब का मेरा कोऑर्डिनेशन मेरा रहता था, करने का काम था मेरा। तो फिर मैं पूरी तरह मंडली छोड़ के आश्रम में साहित्य संपादन के काम में लग गया।